हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान जुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान जुनूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। अगर चैनल को आपको पसंद आए, वीडियोस पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी प्रीपोजिशन के अंदर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर टोटल 8 पार्ट होते हैं। पहला तो नाउन, जिसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। फिर होता है जी प्रोनाउन, उसकी भी सारी काइंड्स को हम देख चुके हैं। फिर होता है जी वर्ब, वो भी हो चुका है। फिर होता है जी एडवर्ब, वो भी हो चुका है। फिर होता है जी एडजेक्टिव, वो भी हो चुका है। और आज हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के हवाले से। प्रीपोजिशन अगर हम इस वर्ड को भी देखें तो ये बुनियादी तौर पर 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रीपोजिशन जो है, परी और पोजीशन। अब पोजीशन किसकी? एक्चुअली ये नाउन की पोजीशन को बताता है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है लिंकिंग वर्ड्स। वो वर्ड्स जो कि नाउन की या डूअर की, जो भी सेंटेंस के अंदर डूअर होगा उसकी पोजीशन को बताते हैं, या वो वर्ब की पोजीशन को भी बता सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है वो वर्ड्स या वो अल्फाज जो कि पोजीशन को बताते हैं। अब ये जो प्रीपोजिशन है कि ये एक्चुअली 2 तरह की प्रीपोजिशन होती है। एक होती है थी हमारी फिक्स प्रीपोजिशन, जिसको हम स्टैटिक प्रीपोजिशन भी कहते हैं। जिस तरह डाइड ऑफ होता है, डाइड इन होता है, ब्लाइंड इन होता है, ड्यू टू होता है। सो ये होती है फिक्स प्रीपोजिशन। और बाकी प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जिनका कोई ना कोई कंसेप्ट होता है, जिनको याद करने का कोई ना कोई वे होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। वो बुनियादी तौर पर 3 तरह की होती हैं, जो कि नॉन स्टैटिक है या जो कि फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है, यानी उसके अलावा है। उसमें से एक तो होती है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, फिर होती है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, फिर होती है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन। आज हम इन तीनों को देखेंगे, यानी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को, फिर प्लेस को, फिर मूवमेंट को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। अब टाइम हमें पता है कि भी एक पूरे दिन के अंदर ये जो पूरी क्लॉक होती है हमारी, एक्चुअली 24 घंटे मिलकर एक दिन को बनाती है। यानी एक क्लॉक जो है वो 24 दफा जब 24 घंटे गुजरते हैं तो उसके बाद हमारा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। अब पहले हम इस दिन को देख लेते हैं, यानी पहले हम स्पेसिफिक को देखेंगे, फिर हम जनरल की तरफ जाएंगे। यानी एक दिन से फिर वो हफ्ता बनता है, एक हफ्ते से फिर महीना, फिर महीने से साल, साल से सदियां बनती है। अब पहले हम एक डे को देख लेते हैं। एक डे को अगर हम 12 बजे से स्टार्ट करें, यानी 12 AM से। अब 12 AM जो है इसको कहा जाता है मिडनाइट। उसके बाद हमारा AM शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर हम आए तो फिर हमारा आ जाता है डॉन, फिर होता है सनराइज, फिर होता है जी नून, फिर होता है आफ्टरनून, फिर होता है जी हमारा इवनिंग। सनसेट होता है उससे पहले, उसके बाद होता है जी इवनिंग, और उसके बाद फिर होता है नाइट। अब हम इस सारे को देखेंगे, किसके साथ हम ऑन यूज करेंगे, किसके साथ एट यूज करेंगे और किसके साथ हम इन यूज करेंगे। याद रखना है कि प्रीपोजिशन के अंदर जब भी हम किसी चीज की फिक्स बात करेंगे, एग्जैक्ट बात करेंगे, तो उसके साथ हमें एट प्रीपोजिशन पुट करनी पड़ेगी। जिस तरह 12 AM है, अब जाहिर है कि मिडनाइट है, मिडनाइट होती 12 AM को है, तो क्योंकि फिक्स चीज है तो फिक्स चीज के ऊपर हम एट यूज करेंगे, यानी एट मिडनाइट, यानी एट मिडनाइट आगे जाएगा। इसी तरह अगर हम 12 PM को कहेंगे तो 12 PM क्या बन जाएगा हमारा? नून। इसके साथ हम भी एट नून लगाते हैं। इसी तरह हमारा सनराइज होता है तो हम क्या कहते हैं? एट सनराइज, क्योंकि सनराइज एक फिक्स टाइम पे होता है कि भी 5 बजे होता है, 5:10 पे होता है, 6 बजे होता है, 6:20 पे होता है, 7 बजे होता है। एग्जैक्ट फिक्स टाइम होता है। जब हम कैलेंडर को देखते हैं तो वहां पर भी हर डे मेंशन किया जाता है कि इस डे को सन इतनी बजे राइज होगा और इतनी बजे गुरूब हो जाएगा। जिस तरह आज रमजान शरीफ है आजकल, तो हमें पता है कि भाई एक फिक्स टाइम के ऊपर रोजा, ये सहरी का टाइम खत्म होता है और फिक्स टाइम पे इफ्तार होता है। तो जब ये फिक्स टाइम होगा तो उसके साथ हम एट यूज करेंगे। इसी तरह उसके बाद अगर हम आ जाएं तो फिर हमारा आ जाए जी सनसेट। अब जाहिर है सनसेट भी फिक्स टाइम पे होता है तो उसके साथ भी हम एट सनसेट लगाते हैं। फिर होता है जी हमारा मॉर्निंग या इवनिंग। अब देखिए मॉर्निंग जो है, हो सकता है मॉर्निंग 5 बजे से स्टार्ट होकर सनराइज तक मॉर्निंग हो,
कुछ लोगों के हाँ सनराइज जो है उस टाइम मतलब वो मॉर्निंग का टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग जब 9 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं या इवन 10 बजे उठते हैं, तब भी हम उनको कह देते हैं कि भाई आज बड़े सुबह जल्दी जाग गए, बड़ी जल्दी उठ गए, क्या वजह है। सो मॉर्निंग का कंसेप्ट हमारा हर वक्त डिफरेंट होता है। सो क्योंकि ये लंबा पीरियड है, लंबा टाइम है, एक लॉन्गर पीरियड है, तो उसके साथ हम इन यूज करते हैं। एट फिक्स टाइम के लिए जब वो टाइम एक्सटेंड हो जाए, जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, जब ज्यादा हो जाए, ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए, स्पैन ज्यादा हो जाए, तो उसके साथ हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम फिक्स टाइम बताएंगे 2:30 या 1:25 या 3:50, तो अब 3:50 तो पूरे 24 घंटे के अंदर ये फिक्स टाइम है, फिक्स क्लॉक है। जब फिक्स टाइम है तो उसके साथ भी हम एट यूज करते हैं। एट 2:30, एट 3:20, तो उसके साथ भी एट यूज करते हैं। इसी तरह हमारा जो आफ्टरनून है, अब देखिए आफ्टरनून जो है वो एक्चुअली 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का या 3 बजे तक का टाइम होता है। अब क्योंकि ये फिक्स टाइम तो नहीं है, इसके अंदर तो ऑब्वियसली ये 3-4 घंटे हैं हमारे पास। जो 3-4 घंटे हैं तो इसके साथ हम ये लंबा पीरियड है तो लंबा पीरियड के साथ भी हम इन यूज करते हैं। इन आफ्टरनून हम कहते हैं। इसी तरह अगर हम इवनिंग की बात करें तो इवनिंग भी हो सकता है कि भी सनसेट के बाद ये 10 बजे तक हमारी इवनिंग चलती रहे। ठीक है, अब ये क्योंकि लंबा पीरियड है तो इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम इन यूज करते हैं। इसके बाद आता है जी नाइट। अब याद रखनी है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हमारी कोई यूजुअल नाइट है, जिस तरह रोजाना होती है, हम रोजाना नाइट को वॉक करने के लिए जाते हैं या खाना खाने के लिए जाते हैं, जो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि यूजुअल हो रही है, तो उसके साथ हम इन यूज करते हैं। जब हमारी यूजुअल होगी तो उसके साथ हम एट यूज करेंगे, क्योंकि वो बाकी से डिफरेंट है। जब हमारी अनयूजुअल होगी तो उसके साथ हम इन यूज करेंगे। इन द मंडे इवनिंग, इन द ईव ऑफ क्रिसमस। सो इनके साथ हम क्या करते हैं, वो हम फिक्स के लिए हम इन यूज करते हैं, सिर्फ नाइट के लिए। वरना इन किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारी जनरल उसके लिए, नाइट के जनरल यानी मॉर्निंग के लिए, जनरल बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। जब फिक्स हम बात करते हैं तो एट यूज करते हैं, सिवाय नाइट के। यानी नाइट के साथ जब एट आएगा तो इट मीन कि जनरल नाइट है, जब उसके साथ इन द नाइट आएगा तो फिर हमारी वो स्पेसिफिक हो जाएगी। अब ये पूरे 24 घंटे हो गए। इसी तरह अगर हमारा लंच टाइम है तो जाहिर है लंच का तो एक फिक्स टाइम होगा, तो हम क्या कहते हैं, एट लंच टाइम। इसी तरह डिनर है तो डिनर भी एक फिक्स टाइम किया जाता है। अब जाहिर है डिनर हम दिन को तो नहीं करते, या इसी तरह लंच हम सुबह के टाइम तो नहीं करते, तो क्योंकि उसके साथ हमारा फिक्स टाइम है, हमें पता है कि भाई मॉर्निंग को होगा या इवनिंग होगा, जब ब्रेकफास्ट हमारा सुबह के टाइम होगा, तो उसके साथ हम एट यूज करते हैं। इसी तरह अब ये एक दिन हो गया, अब ये पूरा दिन है, ये जो 24 घंटे हैं, या तो ये मंडे होंगे या ट्यूसडे होगा या वेंसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे संडे, यानी पूरे हफ्ते में से किसी एक दिन के लिए 24 घंटे होंगे ना। या ये किसी एक दिन के 24 घंटे हैं तो इट मीन कि ये पूरा दिन हो गया। और डे के साथ, दिन के साथ हम ऑन यूज करते हैं। इस तरह हम कहते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन फ्राइडे। सो डे के साथ यानी कोई भी डे होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारा कोई स्पेसिफिक कोई इवेंट है या कोई स्पेसिफिक हमारी डेट है, लेकिन उसके साथ हम डे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हमारा ऑन होगा। जिस तरह हम कहते हैं ऑन मंडे इवनिंग। अब जाहिर है क्योंकि इवनिंग के साथ हम क्या लगाते थे, इन, लेकिन क्योंकि डे हुआ है आगे तो उसके साथ हम ऑन यूज करेंगे। इसी तरह हम क्या कहते हैं, ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईद डे, ऑन होली डे, ऑन शबे बारात। ठीक है, इट मीन्स के जब हमारा कोई डे आगे यूज होगा उस स्पेसिफिक डेट के साथ, तो जाहिर है कि अगर कोई भी डेट है तो उसके वो किसी न किसी दिन में फॉल करेगी ना, या तो मंडे में होगी, या जो ट्यूसडे में होगी, या तो फ्राइडे में होगी, किसी न किसी दिन में होगी। जब वो किसी दिन में होगी तो उसके साथ हम ऑन यूज करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ज़ाहिर ऑन हमने लगाया। जब ईव से मुराद इवनिंग और डे से मुराद यानी कोई दिन, जब इवनिंग हो या डे हो तो उसके साथ हम ऑन लगा देंगे, जब हमारा उस डेट के साथ कोई ना कोई डे यूज किया गया जाए। अब यही जो डे है,
यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारे मिलकर ये 7 डेज बनते हैं। अब 7 डेज जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक वीक बनाते हैं। तो वीक क्योंकि लॉन्गर पीरियड है, ये जाहिर है इसका टाइम एक्सपेंडेड है, तो 24 घंटे जो है वो तो एक दिन में थे, वही 24 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे वीक्स बन जाते हैं, यानी एक वीक बन जाता है, उसमें 7 डेज होते हैं। तो जब हमने मॉर्निंग के साथ वो एक लॉन्गर पीरियड था एन यूज किया, तो वीक के साथ भी हम एन यूज करेंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे, इन द वीक, इन द लास्ट वीक, इन द प्रीवियस वीक, इन द नेक्स्ट वीक, तो वीक के साथ भी हम एन यूज करेंगे। अब यही जो वीक है ये 4 दफा वीक काउंट होगी तो ये हमारा महीना बन जाएगा। तो उसके महीने के साथ जब हम वीक के साथ एन यूज कर रहे हैं तो हम महीने के साथ भी एन यूज करेंगे। हम क्या कहते हैं भाई, इन द फेब्रुअरी, इन द मे, इन द जून, इन द जुलाई। हम कहते नहीं कि मई के अंदर वो सर्दी थी या मई के अंदर गर्मी थी, तो इन मई हम यूज करेंगे। देयर वाज कूल इन मई, यानी मई या जून या जुलाई वो पूरा महीना है, उसके साथ भी हम इन यूज करेंगे। अब यही जो महीने हैं, अब 12 महीने मिलकर एक साल बना देंगे। अब जाहिर है एक साल जो है, जब वीक के साथ हम एन यूज कर रहे हैं, जब हम महीने के साथ एन यूज कर रहे हैं, तो हम फिर साल के साथ क्यों नहीं एन यूज करेंगे, वो तो मजीद टाइम एक्सपेंड हो गया, तो उसके साथ भी हम एन यूज कर देंगे। यानी इन 2003, इन 2006, इन 1990, तो उसके साथ भी हम एन यूज करेंगे। अब अगर हम इस साल को देखें, इस साल को अगर फर्दर हम 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक सीजन हमारा साल के अंदर होता है जी गर्मियों का और एक होता है सर्दियों का। तो अब गर्मी जो है वो भी एक 6-8 महीने चलती है, और सर्दी जो है वो हमारी 2 से 4 महीने तक चलती है या 5 महीने चलती है। जब हमने 1 महीने के लिए इन यूज किया तो ये तो 4, 5, 6 महीने हैं, तो इसके साथ भी हम इन यूज करेंगे, यानी इन द विंटर, इन द समर यूज होगा, यानी सीजन के साथ भी हम इन यूज करेंगे। अब इसी तरह ये जो साल हैं, ये साल मिलकर एक सदी बना देते हैं, सेंचुरी बना देते हैं, तो सेंचुरी के साथ भी हम इन यूज कर देंगे। सो इस तरह करके जितनी हम टाइम को एक्सपेंड करते जाएंगे तो उसके साथ हमारा इन यूज होगा। याद रखनी है कि अगर कोई डे है मेंशन किया गया है तो ऑन, कुछ स्पेसिफिक डेट है तो एट, अगर कुछ स्पेसिफिक इवेंट है तो उसके साथ भी एड, लेकिन शर्त क्या है, उसके साथ कोई डे मेंशन किया गया है तो फिर वो ऑन लगेगा। तो ये तो हो गई हमारी टाइम के हवाले से। अब इसके बाद जो टाइम का दूसरा हमारा हिस्सा शुरू होता है प्रीपोजिशन का, जो टाइम को डिस्कस करता है, वो होता है जी हमारा सिंस और फॉर, जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। अब सिंस क्या करता है, सिंस हमेशा हमें बताता है स्टार्ट ऑफ टाइम को, यानी एक काम कोई हमने माजी में शुरू किया और वो अभी तक चलता आ रहा है। यानी एक काम मैंने मॉर्निंग को शुरू किया और वो अभी तक करता जा रहा हूं। मैंने 2003 से पढ़ाना शुरू कर दिया, अभी तक पढ़ाता जा रहा हूं। सो ये क्या है, ये जब हमारा एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, यानी स्टार्ट ऑफ टाइम, और उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हुआ काम, तो उसके साथ हम सिंस यूज करते हैं। यानी आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2018, या आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016 या 18 या 19 या 20, कुछ भी लगा सकते हैं। और सिंस क्या करेगा, सिंस हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेगा। हम कभी नहीं कहेंगे कि भी आई हैव बीन वर्किंग सिंस 3 वीक्स अगो। अब 3 वीक्स अगो है, अब 3 क्योंकि वो हो गया, यानी ये प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ हम फॉर यूज करेंगे। चाहे वो हमें स्टार्ट ऑफ टाइम दिया गया है, चाहे हम ये बता रहे हैं कि भी वो 3 वीक से ये काम कर रहे हैं, ये वो काम कंटिन्यू है, लेकिन सिंगुलर हो और हमें स्टार्ट ऑफ टाइम दिया गया हो, तो उसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वो हम फॉर यूज करेंगे। अब फॉर का कंसेप्ट क्या है, फॉर क्या करता है, फॉर एक्चुअली एक किस्म का कैलकुलेटर है। फॉर के अंदर हमें स्टार्ट ऑफ टाइम दिया जाता है और उसके बाद एंड ऑफ टाइम दिया जाता है, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो दरमियान का स्पैन ऑफ टाइम होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जो कैलकुलेशन होती है वो आमतौर के ऊपर कौन करता है, वो हमारा फॉर करता है। यानी एक काम मैंने 2003 में शुरू किया और उसको 2016 में कंप्लीट कर लिया, तो जब हमने माजी में शुरू किया और वो माजी में खत्म भी हो चुका है, तो उसके साथ हम फॉर चूज करेंगे। ठीक है, यानी सिंस में हमें इनिशियल टाइम दिया जाएगा
कि कोई काम हमने कब स्टार्ट किया और वो अभी तक चलता आ रहा है, तो उसके साथ तो हम सिंस यूज करेंगे। और उसकी दूसरी शर्त क्या है कि वो सिंगुलर हो। लेकिन फॉर के क्या है, फॉर के अंदर प्लूरल है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर हमें स्टार्ट ऑफ टाइम भी दिया गया है, यानी इनिशियल टाइम भी दिया गया है, और एंड ऑफ टाइम भी दिया गया है, यानी कट ऑफ डेट जहां पर हमने शुरू किया था। यानी एक काम मैंने मंडे को शुरू किया और उसके बाद मैंने फ्राइडे में खत्म किया, यानी मैंने 3 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर लिया, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव बीन कंप्लीटेड वर्क फॉर 3 days या फॉर 3 hours। यानी वो मैंने क्या कर दिया, वो 3 दिन किया या 5 दिन किया या 2003 में शुरू किया और 2004 में कंप्लीट कर लिया। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर हो जाएगा। उसके बाद होता है जी फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है कि हमने कोई काम शुरू किया, यानी हमने मंडे को शुरू किया, हमने उसको फिर ट्यूसडे को खत्म कर लिया, यानी फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डाउन टू डस्क। इसके साथ हम फ्रॉम यूज करते हैं। लेकिन जब हम बताएंगे यानी ये टाइम शुरू हुआ और उसके बाद वहां तक खत्म हुआ, तो उसके साथ हमें फ्रॉम के साथ टू यूज करना पड़ेगा, वरना हम क्या करते हैं, वैसे आम सेंटेंस के अंदर हम फ्रॉम यूज कर देते हैं। आप कहते हैं कि भाई आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, आई एम फ्रॉम कराची, तो उसके साथ तो फ्रॉम यूज नहीं करते। लेकिन जब हम बता रहे हैं कि भाई वो कुछ स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, तो उसके साथ हम फ्रॉम के साथ टू यूज करेंगे। ये तो हो गया हमारा टाइम की प्रीपोजिशन। उसके बाद होता है जी हमारी प्लेस की प्रीपोजिशन। अब प्लेस का भी वही कंसेप्ट है, जब हमारी कोई स्पेसिफिक प्लेस होगी तो उसके साथ हम एट यूज करेंगे, जब हमारी वो जनरल प्लेस होगी तो उसके साथ हम इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई एम लिविंग इन डीजी खान, इट मीन्स कि डीजी खान हमारी जनरल प्लेस है। जब मैं इसको स्पेसिफाई कर दूंगा कि आई एम लिविंग एट मॉडल टाउन इन डीजी खान, यानी एट अब क्या हो गया, उस पूरे डीजी खान के अंदर एक स्पेसिफिक जगह हो गई। वो कौन सी जगह है, वो है जी मॉडल टाउन। इसी तरह अगर मैं कहूं कि भी आई एम लिविंग एट डीजी खान इन पंजाब, अब जहर पंजाब के अंदर डीजी खान एक स्पेसिफिक जगह है, इतनी शहर है पंजाब के अंदर, तो उसमें डीजी खान एक स्पेसिफिक जगह प्लेस है, शहर है। अगर इसी को हम एक्सपेंड करें फर्दर, मैं कहूं अगर फर्ज करें कि भी आई एम लिविंग एट पाकिस्तान इन एशिया, अब एशिया क्योंकि एक लंबी प्लेस है, एक लार्जर प्लेस है, तो उसके साथ हम इन यूज करते हैं और स्पेसिफिक के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम एट यूज कर देते हैं। अगर कोई शख्स कहे कि भी आई एम स्टैंडिंग एट स्टेशन इन डीजी खान, तो जाहिर है डीजी खान के अंदर स्टेशन एक स्पेसिफिक जगह है और स्टेशन डीजी खान क्या है, वो तो एक जनरल प्लेस है। सो अगर हम स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे तो स्पेसिफिक के ऊपर हम एट यूज करेंगे, जिस तरह हम स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज करते थे 2:30 PM, तो उसके साथ हम एट यूज करते थे। जब हमारा वो ड्यूरेशन बढ़ जाता तो उसके साथ हम क्या यूज करते, उसके साथ हम इन यूज करते। इसका भी यही कंसेप्ट है। सो इसका तो ज्यादा कोई खास कंफ्यूजन नहीं है इसके पास, यानी प्लेस के साथ। उसके बाद क्या होता है, प्लेस के अंदर एक हम यूज करते हैं सरफेस, यानी अगर कोई चीज एक सरफेस के ऊपर मौजूद है उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, अब जाहिर है कि वो जमीन से एक रेस्ड प्लेस है, एक ऊंची जगह है, वो एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अगर मैं बैठा हुआ हूं तो वो एक दूसरी हमारी सरफेस हो जाएगी, तो उसके साथ हम एट यूज करते हैं, सॉरी ऑन यूज करते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि भाई बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, या चाइल्ड आर प्लेइंग ऑन द सोफा या ऑन द बेड। सो अब बेड क्या है, वो हमारी एक डिफरेंट वो है, यानी सरफेस है, तो उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं। इसी तरह हम यूज करते हैं कि कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, अब कैट क्या है, वो उसके ऊपर जंप कर रही है। अगर इस सरफेस के ऊपर अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसके साथ हम ऑन टू यूज करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि भी चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन टू द बेड, इट मीन्स कि वो नीचे खड़े हुए थे, वो जंप उन्होंने किया था बेड के ऊपर। जब मूवमेंट होगी तो उसके साथ, यानी मूवमेंट होगी और एक प्लेस को, एक सरफेस को छोड़कर वो दूसरी सरफेस में जाएंगे, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम ऑन टू यूज करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर ही कोई चीज मूवमेंट कर रहा है, वहीं पर ही उस सरफेस के ऊपर, तो उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं, चाहे मूवमेंट करे या वो ना करे। जिस तरह हम कहते हैं कि भी अली इज स्विमिंग इन द रिवर,
अब जाहिर है को सरफेस के अंदर वो मूवमेंट कर रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो एक सरफेस को छोड़कर दूसरी सरफेस में जाएगा, यानी वो बाहर खड़ा हुआ था पूल के और उन्होंने पूल के अंदर जंप किया, तो फिर हम क्या कहते हैं कि अली इज जंपिंग इनटू द रिवर या इनटू द पूल। इट मींस कि वो अब उसकी सरफेस जो है, पहले तो वो जमीन के ऊपर था, अब उसने अपनी सरफेस चेंज करके वो पानी में चला गया। सो अब मूवमेंट हुई, तो मूवमेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम इनटू यूज करते हैं। इसी तरह अगर वो सरफेस के ऊपर मूवमेंट होगी, यानी अब यहां पर हमने इनटू क्यों लगाया, क्योंकि वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस के अंदर गया। जब वो किसी सरफेस के ऊपर रहेगा तो उसके साथ हम ऑन यूज करेंगे, अगर वो सरफेस के अंदर जाएगा तो उसके साथ हम इन यूज करेंगे। अगर मूवमेंट होगी तो इन टू यूज करेंगे या ऑन टू यूज करेंगे। मूवमेंट नहीं है तो इन या ऑन कहेंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि पोर दिस वाटर इन टू द ग्लास, इट मीन कि वो हमारे जग के अंदर पानी मौजूद था या हमारा मिल्क मौजूद था, लेकिन उसके अंदर मौजूद था, तो हम क्या कहते हैं कि मिल्क इज इन द जग। जब हम उसको उसकी सरफेस से मिल्क को दूसरी सरफेस में ले आएंगे, यानी कप में ले आएंगे या ग्लास में ले आएंगे, तो उसके साथ हम इन टू यूज करेंगे। फिर हम क्या कहेंगे, पोर दिस वाटर इन टू द ग्लास या इन टू द कप। ठीक है, तो इसके साथ ये कंसेप्ट होता है जब हमारी इसकी मूवमेंट हो रही हो। इसी तरह डायरेक्शन का भी यही कंसेप्ट है। अगर डायरेक्शन के अंदर हम बता रहे हैं, फर्ज करें कि हम जा रहे हैं कराची, तो हम क्या कहते हैं कि भाई आई एम गोइंग टू कराची। इट मीन कि मैं कराची ही जा रहा हूं। जब हम कहें कि भाई हम कराची तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम उसी तरफ जा रहे हैं, यानी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इन टू या ऑन टू, या हम यूज करते हैं टूवर्ड्स। तो हम फिर क्या कहते हैं कि भाई आई एम गोइंग टूवर्ड्स कराची। इससे हम क्या समझ लेते हैं, इससे हम यही समझते हैं कि वो एग्जैक्ट कराची तो नहीं जा रहा, लेकिन उसकी मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन वो उसी कराची की तरफ है। सो इस तरह करके हमारी डायरेक्शन और मूवमेंट जो है उसको, उसकी परिपोजिशन इस तरह तय की जाती है। यानी अगर मैं आपको कहूं कि भी आई एम गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, तो इससे मुराद ये नहीं है कि मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूं। इससे मुराद ये है कि मेरे पास कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, एग्जैक्ट कोई जगह नहीं थी जो मैं किसी को बताता जो मुझसे पूछ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक जनरल प्लेस की बात करते हैं कि भी मैं उस तरफ जा रहा हूं। जब उस तरफ हम कहते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, टूवर्ड्स लगाते हैं। जब मैं एग्जैक्ट जा रहा हूं किसी जगह के ऊपर, फर्ज करें मैं जा रहा हूं ट्रैफिक चौक की तरफ, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम गोइंग टू ट्रैफिक चौक। तो ये इस तरह हमारी हो जाएगी। उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन का कंसेप्ट होता है ओवर एंड अबव या अंडर या बिलो। अब ओवर कब लगता है, ओवर तब लगता है जब आपकी किसी सरफेस से बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट ऊपर कोई जो ऑब्जेक्ट है, जो कोई नाउन है, जो कोई पोजीशन है, उसको हम बताना चाह रहे हो। यानी वो आपकी हाइट से या किसी भी सरफेस की हाइट से वो कुछ ज्यादा ऊंची ना हो, यानी रिलेटिवली वो कुछ ज्यादा ऊंची या ऊंचाई के ऊपर कोई चीज ना जा रही हो। जिस तरह ये होते हैं, यानी परिंदे होते हैं, हम क्या कहते हैं कि भी बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हाउस, यानी वो मेरे घर के ऊपर उड़ रहे हैं। यानी अब हम इससे क्या अंदाजा लगाते हैं कि वो कोई बर्ड जो है वो कुछ ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ रहे हैं, कि उससे हमें पता ना चल रहा हो कि पता नहीं उसकी हाइट कितनी है। लेकिन जब हमें उसकी हाइट बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊंची हो, या हम रिलेटिवली बताना चाह रहे हो कि उसका तो लेवल यहां पर है लेकिन दूसरी चीज का लेवल बिल्कुल ऊंचा है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हम अबव लगाते हैं। जिस तरह हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि माई हाउस इज 3 मीटर या 4 मीटर या 500 मीटर अबव द सी लेवल। क्योंकि सी लेवल क्या है, वो हमारी एक स्टैंडर्ड क्या है, वो हमारा एक सरफेस है, तो उससे हम लगाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि K2 इज 8611 मीटर अबव द सी लेवल। जब ज्यादा हाइट होगी तो उसके साथ अबव लगाएंगे, जब हमारी कम हाइट होगी या हमारी कोई सरफेस को टच होकर थोड़ा सा ऊंची जा रही है तो उसके साथ हम ओवर लगाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि बर्गलर, जिसको हम थीफ भी कहते हैं, यानी बर्गलर इज जंपिंग ओवर द वॉल, ना कि अबव द वॉल। ठीक है, सो ये कंसेप्ट है। अगर कोई वही जो परिंदा है, फर्ज करें वो आकर बैठता है उसी दीवार के ऊपर, क्योंकि दीवार भी तो एक सरफेस है, तो अगर वो सरफेस है तो उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं। हम फिर क्या कहते हैं कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द वॉल, तो उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं। अच्छा, सरफेस में ये जरूरी नहीं है कि आपकी सरफेस जो है वो आपकी हॉरिजेंटल हो या आपकी वो लैंडस्केप हो।
अगर आपकी वर्टिकल है यानी अमूदी है वो सरफेस, जिस तरह ये हमारी विंडो होती है या जिस तरह पेज होता है या जिस तरह हम कहें कि भी ये डोर है, तो उसके साथ भी हम ऑन यूज करते हैं। हम कहते हैं कि देयर इज अ डस्ट ऑन द विंडो पेन, देयर इज अ डस्ट ऑन द क्या ऑन द वॉल या ऑन द डोर। सो ये भी हमारी एक सरफेस है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हम ऑन यूज करते हैं। या जिस तरह हमारी ये सीलिंग है, हम क्या कहते हैं, देयर इज अ बिग स्पाइडर ऑन द सीलिंग ऑफ रूम। सो उसके साथ भी हम ऑन यूज करते हैं। जब उस लोकेशन को हम स्पेसिफाई कर देंगे, चाहे वो हमारी सरफेस ही क्यों ना हो, तो उसके साथ फिर हम एट यूज कर देंगे। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि राइट डाउन योर नेम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, नहीं होगा बल्कि एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज होगा। यानी अब पूरे पेज के अंदर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर है या राइट के ऊपर है या बॉटम के ऊपर है या ऊपर है या दरमियान में है। सो जब एग्जैक्ट लोकेशन होगी या एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की या नाउन की, तो उसके साथ एट, और अदरवाइज क्या लगाएंगे हम उसके साथ, अगर कोई जनरल प्लेस है तो उसके साथ इन लगाएंगे, जनरल टाइम है तो इन लगाएंगे, कोई डे है तो उसके साथ ऑन यूज करेंगे, कोई सरफेस है तो उसके साथ भी हम ऑन यूज करेंगे। सो ये सारी चीजें अब हमारी हो गई। उसके बाद होता है जी हमारा अक्रॉस या थ्रू। अब थ्रू क्या होता है, थ्रू हम तब लगाते हैं जब हमारी कोई प्लेस वो कवर्ड हो, जिस तरह हमारी ब्रिज होती है या जिस तरह हमारी टनल होती है। अगर एक चीज या एक कोई ऑब्जेक्ट वो पॉइंट ए से अंदर जाता है और पॉइंट बी से बाहर निकल जाता है, तो उसके साथ हम थ्रू लगाते हैं। कार इज गोइंग थ्रू द टनल हम लगाते हैं। तो जब हम हमारी कोई कवर्ड प्लेस होगी तो उसके साथ हम थ्रू लगाएंगे। अगर यही जो ब्रिज है या यही जो टनल है उसके ऊपर कोई चीज जा रही है, तो फिर हम क्या लगाते हैं कि भी उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं, क्योंकि वो भी एक सरफेस है, तो उसके साथ हम ऑन यूज करते हैं। हाँ, उसके कोई ऊपर है, यानी अगर हम रिलेटिवली बता रहे हैं, फर्ज करें हम कहते हैं कि भी देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो तब तो हम ओवर यूज करेंगे, क्योंकि वो रिवर का सरफेस वो डिफरेंट है और ब्रिज का सरफेस डिफरेंट है, तो उसके साथ हम ओवर यूज करेंगे। इसी तरह अगर कोई बच्चा है या कोई बंदा है, वो उस दरिया के अंदर तैर रहा है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाता है, या पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ वो कोई स्विम कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भी अली इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। इट मीन कि वो उसके एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक तक जाता है। तो जब उसको हम क्रॉस कर रहा है, यानी साइमल्टेनियसली इधर जाता है, कभी उधर जाता है, उधर से इधर आ जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको अक्रॉस कर रहा है। जिस तरह हम रोड के ऊपर कहते हैं, हम कहते हैं कि भी के चिल्ड्रन आर अक्रॉसिंग द रोड, यानी अब क्या कर रहे हैं, वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कंसेप्ट होता है जो हमारा अलोंग का। अलोंग ये होता है जब हम किसी चीज के पैरेलल जा रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारा रेलवे ट्रैक है या हमारा रोड है या हमारी स्ट्रीट है, उसके पैरेलल हम जा रहे हैं, तो उसके साथ हम अलोंग लगाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि भी चिल्ड्रन वर गोइंग अलोंग द रोड साइड, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, अलोंग लगाते हैं। सो ये सारे आपके कंसेप्ट थे। अच्छा, इसी तरह जो हमने ओवर एंड अबव किया, उसका बिल्कुल उलट होता है अंडर और बिलो। अगर किसी सरफेस के बिल्कुल नीचे कोई चीज है, तो उसके साथ हम अंडर यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं कि देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, या देयर इज अ बॉल अंडर द बेड। इट मीन के बेड की सरफेस और जमीन की सरफेस वो कोई ज्यादा नीची नहीं है, सो उसके साथ हम अंडर यूज करते हैं। अगर वो हमारी बिल्कुल गहराई के ऊपर कोई चीज मौजूद है, तो उसके साथ हम बिलो लगाते हैं, या उसके अंदर हम बीनीथ लगा देते हैं। इसी तरह अगर हमारा कोई दरख्त है, तो उसके साथ उसके साय में अगर कोई बैठा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं कि भी अली इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो उसके साथ हम अंडर लगाते हैं। अगर वो किसी दरख्त के ऊपर कोई चीज बैठी हुई है, अब जाहिर है कि दरख्त के ऊपर जितनी भी चीज बैठेगी, तो कम से कम वो उसकी रोशनी या उसकी जो साया है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। जिस तरह अगर हम कहेंगे भी कोई बर्ड है वो बैठा हुआ है, तो वो बैठा हुआ तो दरख्त के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो एक किस्म की बाउंड्री के अंदर बैठा हुआ है। उस दरख्त की जो बाउंड्री है, चाहे एक्चुअल बाउंड्री हो या वर्चुअल बाउंड्री हो, तो उसके साथ हम इन यूज करते हैं। तो कभी भी दरख्त के साथ ऑन नहीं लगाना होता, कि भी हम ये नहीं कहते कि स्पैरो इज सिटिंग ऑन द ट्री, बल्कि स्पैरो इज सिटिंग इन द ट्री, यानी वो उस ट्री के अंदर बैठा हुआ है। इसी तरह अगर हमारा कोई फील्ड है,
तो फील्ड हमारा क्या है, फील्ड के अंदर तो कोई बाउंड्री नहीं होती। हाँ, घर के अंदर तो बाउंड्री है, पार्क के अंदर भी बाउंड्री है, लेकिन फील्ड क्या है, फील्ड भी तो एक्चुअली उसकी एक वर्चुअल बाउंड्री है। हम पूरी लैंडस्केप को तो फील्ड नहीं कह देते, हम किसी एक जगह को हम कहेंगे, स्पेसिफिक जगह को, भाई यहां से यहां तक फील्ड है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई क्या, एनिमल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि वो हमारी क्या है, वो हमारी वर्चुअल प्लेस है। सो ये आपकी हो गए सारे के सारे प्रीपोजिशन। और इसके अंदर अगर आपको मजीद डाउट हो या आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताएगा। अगर मजीद आपकी कोई क्वेरी हो या कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। और जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में बात करेंगे और वो भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।